साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों देश में खूब चर्चा में बनी हुई है। जहां एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ तरीके से कमाई करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर विवादों में भी बनी हुई है। कई मुस्लिम संगठनों ने इस फिल्म का विरोध किया, जिस कारण यह चर्चा में आ गई। फिल्म को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। इस फिल्म पर एक वर्ग के लोगों का ये कहना है कि इससे देश में धार्मिक आधार पर लोगों के बीच नफरत बढ़ेगी और शांति एवं अमन से जी रहे समाज को बांटने का काम करेगी। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि फिल्म ने नरसंहार के सच को दुनिया के सामने रखा है। लोगों का कहना है कि जिस सच्चाई को पिछले 30 सालों से दबाकर रखा गया था, वो अब फिल्म के माध्यम से उजागर हो रही है। वैसे तो फिल्म बनने से पहले ही विवादों में आ चुकी थी, लेकिन ताज़ा विवाद तब शुरुआत हुआ था जब ट्विटर पर किसी ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से पूछा था कि वो फिल्म को प्रमोट करने के लिए द कपिल शर्मा शो में क्यों नहीं गए। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि कपिल ने उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से मना कर दिया है। इसके बाद लोगों ने कपिल शर्मा को टारगेट करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद कपिल शर्मा ने जवाब दिया था कि ये बातें सच नहीं है। लोगों के द्वारा इसको टारगेट करने की वजह एक ये भी रही कि द कपिल शर्मा शो के मालिक और डायरेक्टर सलमान खान है। इसके बाद फिल्म में राजनेताओं की एंट्री भी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की है और कहा कि फिल्म में वह सच दिखाया गया है जिसे कई सालों तक दबाया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर साफ तौर पर इस फिल्म को भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है और भाजपा शासित स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में यह टैक्स फ्री कर दी गई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाजपा समर्थित लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी कांग्रेस समेत कई विपक्षी लोग इसके सपोर्ट में कम खड़े हैं। ऐसा साफ तौर पर देखा भी गया जब केरल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया कि फिल्म में केवल एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा गया कि उस समय कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम लोग भी मारे गए थे। हाँ, ये बात सच है कि जो भी उस वक्त भारत के साथ खड़ा था उसे आतंकवादियों के द्वारा टारगेट किया जा रहा था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका साफ तौर पर मुख्य टारगेट हिंदू ही थे। फिल्म में 1990 के उस दौर की कहानी दिखाई गई है जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को आतंकियों की धमकी के चलते अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। कश्मीरी पंडित यानी कश्मीर में रहने वाला ब्राह्मण समुदाय। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14वीं सदी से पहले तक कश्मीर घाटी में मुस्लिम शासन का नामो निशान तक नहीं था। 14वीं सदी में बाहरी आक्रमणकारियों ने घाटी में तबाही मचाना शुरू कर दिया। लोगों को जबरदस्ती दूसरे धर्म में परिवर्तित किया जाने लगा। मुस्लिम प्रभाव बढ़ने के साथ बड़ी संख्या में लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। जनसंख्या और धर्म दोनों में परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि कश्मीर घाटी मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्र बन गया और धीरे धीरे ब्राह्मण समुदाय घाटी में अल्पसंख्यक बनता गया। वक्त गुजरने के बाद आजाद हो चुके भारत में कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे बुरा दौर 1990 में आया था। 1985 से 1995 के बीच ब्राह्मण समुदाय को यहाँ से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें 1975 से कहानी की शुरुआत करनी होगी। उस वक्त कश्मीरी घाटी के हालात बेहद खराब चल रहे थे। हालात सुधारने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ द इंदिरा शेख अकॉर्ड समझौता किया। इस समझौते का ज्यादातर मुस्लिम आबादी ने विरोध किया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पेपर के मुताबिक समझौते को लेकर हो रहे विरोध को दबाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने राज्य में कई सांप्रदायिक भाषण दिए। 1980 में अब्दुल्ला ने 2500 गांवों के नाम बदलकर इस्लामिक नामों पर कर दिए। 1980 के दशक में यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF और पाकिस्तान के समर्थक वाले कई इस्लामवादी समूह मजबूत होने लगे और इन समूह ने यहाँ की मुस्लिम जनता के बीच भारत के प्रति नफरत फैलाने का कार्य तेज कर दिया, जिसका असर यहाँ के कश्मीरी पंडितों पर पड़ने लगा। हालांकि उस समय इस लिबरेशन फ्रंट की पूरी तरह से कश्मीर में पकड़ मजबूत नहीं हुई थी। 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। खुद को सही ठहराने के लिए उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। ऐलान हुआ कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर भव्य और शाह मस्जिद बनवाई जाएगी। इस पर वहां के हिंदू लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि वे ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसके बाद वहां के हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे और कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमले होना शुरू हो गए।
जब वहां की सरकार दंगों को रोकने में नाकामयाब रही तो वहां के राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को भंग कर दिया। अब कुछ लोगों का मानना है कि जगमोहन तो भाजपा और आरएसएस के समर्थन वाले थे। हालांकि सच्चाई यह थी कि अपने पहले कार्यकाल में उन्हें कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल बनाया था। वहीं जब केंद्र में 1989 में जनता दल की सरकार आई तो उसने भी 1990 में जगमोहन को ही दूसरी बार कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया। केंद्र में दोनों बार सरकारें बदलने पर दोनों ने ही इन्हें ही राज्यपाल बनाया था। हालांकि आगे जाकर जगमोहन ने बीजेपी को भी ज्वाइन किया था। उस वक्त राज्यपाल रहे जगमोहन ने बाद में एक किताब भी लिखी थी। किताब का नाम माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर था। इस किताब में साल 1990 की घटनाओं का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को उनके घर छोड़ने पर उन्हें मजबूर कर दिया था। एक साल तक राष्ट्रपति शासन में रहने के बाद 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में कट्टर इस्लाम का समर्थन करने वाले सैयद अली शाह गिलानी ने भी उतरने का फैसला किया। इसके सपोर्ट में यासिन गलवानी जैसे कई कट्टरपंथी नेता खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट रखा, जो आगे जाकर हुर्रियत के नाम से भी जानी गई थी। लेकिन वे इस समय चुनाव में हार गए थे और हार जाने के कारण उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया। नतीजों में शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला को विजेता घोषित किया गया था। इसी समय हालात बेकाबू होते चले गए और लंबे समय तक भारत से बाहर रहे जेकेएलएफ की कश्मीर में एंट्री संभव हो गई। जेकेएलएफ की एंट्री के साथ ही कश्मीर में हिंसा फैलने की शुरुआत भी हो चुकी थी। हिंदुओं की हत्या का सिलसिला 1989 से ही शुरू हो चुका था। सबसे पहले पंडित टीकालाल टपलू की हत्या की गई। श्रीनगर में सरेआम टपलू को गोलियों से भून दिया गया। वह कश्मीरी पंडितों और भाजपा के बड़े नेता थे। इसके 1.5 महीने बाद ही रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या की गई। नीलकंठ ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। नीलकंठ की पत्नी को किडनैप कर लिया गया और वो फिर बाद में कभी नहीं मिली। वकील प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया गया। 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निदेशक लासा कोल की हत्या की गई। ये तो खैर बड़े लोग थे, इसलिए इनका नाम में सबके सामने आ गया। इसके अलावा ऐसे कितने ही साधारण लोगों की हत्या की गई जिनकी कोई गिनती ही नहीं थी। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दें। अखबार अल सफा ने इसी चीज को दोबारा छापा। चौराहों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो बहुत बुरा असर होगा। 19 जनवरी 1990 का दिन कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे भयावह था। उस दिन सुबह सुबह मस्जिदों से घोषणाएं की गई कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं और पुरुषों को या तो कश्मीर छोड़ना होगा, इस्लाम में परिवर्तित होना होगा या उन्हें मार दिया जाएगा। जिन लोगों ने इनमें से पहले विकल्प को चुना उन्हें कहा गया कि वे अपनी महिलाओं को यहीं छोड़कर जाएं। सैकड़ों हिंदू घरों में उस दिन बेचैनी थी। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान के शान में तकरीरें हो रही थी। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। दीवारों पर पोस्टर्स लगाए गए कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो। हिंदू घरों पर लाल घेरा बनाया गया। उसके बाद श्रीनगर के कई इलाकों में हिंदुओं के मकान आग के हवाले कर दिए गए। हिंदू महिलाओं को तिलक लगाने पर मजबूर किया गया। उनके साथ बलात्कार की वारदातें आम हो चुकी थी। 19 जनवरी 1990 की रात को घाटी से पंडितों का पहला जत्था निकला। मार्च और अप्रैल के दरमियान हजारों परिवार घाटी से भागकर भारत के अन्य इलाकों में शरण लेने को मजबूर हुए। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर 75,343 परिवार थे। 1990 और 1992 के बीच 70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। एक अनुमान है कि आतंकियों ने 1990 से 2011 के बीच 400 कश्मीरी पंडितों की हत्या की है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे। आज की तारीख में 9,000 से ज्यादा नहीं है। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई थी। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से भी कम रह जाए तो उसके लिए क्या शब्द बचता है? केवल एक, और वो है नरसंहार। कश्मीरी पंडितों पर लिखी गई तमाम किताबों के अनुसार 1990 के दशक के दौरान 1,40,000 के कुल कश्मीरी पंडित आबादी में से करीब 1 लाख ने घाटी छोड़ दी थी। कुछ लोग यह संख्या 2 लाख तक बताते हैं। अन्य लेखकों ने पलायन का और भी ऊंचा आंकड़ा बताया है, जो कि 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक हो सकता है।
दोस्तों, पिछले 31 साल में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कई कोशिशें हुई, मगर नतीजा कुछ भी नहीं रहा। 1992 के बाद हालात और खराब होते गए। हिंदुओं को भी इस बात का एहसास है कि घाटी अब पहले जैसी नहीं रही। 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया और आर्टिकल 370 को रिमूव किया तो कश्मीरी पंडित बेहद खुश हुए थे, मगर उनकी वापसी के अरमान अब भी अरमान ही है। आज भी कश्मीर में आतंकवादी हिंदुओं और सिखों को निशाना बना रहे हैं।